हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है आरएस प्री एग्जाम के स्पेसिफिक में, तो उसका आज हम नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? रिसेंटली प्रोजेक्ट 75 न्यूज में रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिप इंडस्ट्री, जहाज उद्योग, सबमरीन पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट विमान, या फिर कोस्टल वेसल्स तटीय जहाज। ये चार ऑप्शन है। तो प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? तो इसमें सही ऑप्शन है पनडुब्बी, सबमरीन जो है। ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 है और इसी का आगे का प्रोजेक्ट है वो क्या है? प्रोजेक्ट 75 आई। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75 आई किससे रिलेटेड है? तो ये भी किससे रिलेटेड है? सबमरीन से रिलेटेड है। इसके तहत क्या होगा? 6 जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, ठीक है, उनका निर्माण किया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं? आईएनएस, आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। कालवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये इसी क्रम में इनको किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है? 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हैं, कालवेरी, खांदारी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। ऐसे ही न्यूज में एक प्रोजेक्ट 15 भी न्यूज में रहता है कि प्रोजेक्ट 15 है वो क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 तो सबमरीन से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट 15 है वो वॉरशिप से, वॉरशिप्स, युद्ध में काम आने वाली जहाजों से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट 15 है वो दिल्ली क्लास की 3 वॉरशिप्स हैं, उनको तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट 15A है, उसके अंदर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट 15B है, इसके अंदर विशाखापट्टनम क्लास है, ठीक है, उनको बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम की कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम पहली, फिर मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत, ये 4 हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत। तो 2 है प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। सीधा ये भी पूछ सकते हैं आईएनएस वागसीर, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस देखते हैं। टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों को कम करना, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि, या फिर मैंग्रोव से रिलेटेड है, या फिर डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो आर्द्र भूमि के लिए तो हमने अमृत धरोहर स्कीम है ये देखी थी। मैंग्रोव के लिए क्या था? मिस्टी स्कीम। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। इसका सही आंसर क्या है? रासायनिक उर्वरकों के यूज को कम करना, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये बजट जो अभी 2023-24 का जो केंद्रीय बजट था उसके अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमोरिएशन ऑफ मदर अर्थ, या फिर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। कि हम ट्रेडिशनली अभी क्या यूज करें? डीएपी वगैरह जो यूज करते हैं ना फर्टिलाइजर्स, उसकी जगह नेचुरल फर्टिलाइजर्स है वो यूज करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। और बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा करी गई थी। ठीक है, तो पीएम प्रणाम स्कीम में किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहु गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन है नीति आयोग, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर प्रथम एनजीओ। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। ठीक है, 2-3 बातें और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये 2021 में शुरू हुआ था, 2021 में, और अभी वाला है ये क्या है? इसका सेकंड एडिशन है। कौन सा एडिशन है? सेकंड।
ठीक है, इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं। कितनी डायमेंशंस हैं? 3, जिसके तहत ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 ये इंडिकेटर है और इसके तहत 3 ये डायमेंशन है और 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन है, कौन कौन सी? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसके अंडर 12 इंडिकेटर्स हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेशनल मल्टी पावर इंडेक्स के तहत कितने डायमेंशन हैं? कितने हैं? 3, और कितने इंडिकेटर्स हैं? 12। कौन सा एडिशन है? दूसरा। शुरू कब हुआ था? 2021 के अंदर। जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, विलम्बडन ओपन पुरुष एकल टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मैं बता देता हूं एक बार कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन, फिर है विंबलडन, और चौथा है यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 ग्रैंड स्लैम है किसमें? बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन। ठीक है, तो क्वेश्चन है विलम्बडन ओपन पुरुष एकल टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? ऑप्शंस है कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। सही आंसर क्या है? कार्लोस अल्कराज। कई बार एग्जाम में और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या पूछ लेते हैं कि जिन्होंने ये विंबलडन ओपन जीता है वो कौन से देश के थे? तो कार्लोस अल्कराज कौन से देश के हैं? स्पेन के। कौन से देश के हैं? स्पेन। ठीक है, और डिफिकल्ट बनाना क्वेश्चन तो क्या पूछ लें कि इन्होंने किसको हराया? तो किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। स्पेन के खिलाड़ी हैं, किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। और नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन है मैन सिंगल, वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया किसको? ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट से है, स्टेफनोस स्टिटपास। ये एक बार आप चेक कर लेना थोड़ी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये नाम इनके ऐसे डिफिकल्ट से होते हैं। ठीक है, तो इनको हराया है। फ्रेंच ओपन देखते हैं, तो फ्रेंच ओपन भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और हराया किसको है फ्रेंच ओपन के अंदर? कैस्पर रूड, RWD, कैस्पर रूड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये दोनों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने, जो कहां का खिलाड़ी है? सर्बिया का खिलाड़ी। उसके बाद विंबलडन ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, जो कहां का खिलाड़ी है? स्पेन का। हराया किसको है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, ये हुई पुरुष एकल टूर्नामेंट की बात। अब ऐसे ही वुमेन एकल टूर्नामेंट भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आप इन सबको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के फेवरेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित कोरियन ओपन पुरुष डबल टूर्नामेंट किसने जीता है? कोरियन ओपन पुरुष डबल टूर्नामेंट, तो ये भी किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। ठीक है, कोरियन ओपन, ये किसने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फजर अल्फियान या मोहम्मद रियान अंद्रियांतो। दूसरा है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी या फिर एंड चिराग शेट्टी। तीसरा है एंड्रेस एटोनसन लॉन्गकिन। चौथा है वू वेनकई हुआंग हुआ। ये ऐसे अटपटे से नाम है। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या है? बी, सात्विक साईराजन चिराग शेट्टी की जो जोड़ी थी उन्होंने कोरियन ओपन जीता है। ठीक है, इंडिया के हैं, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इन्होंने हराया किसको है? तो हराया किसको है?
फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अंद्रियांतो, और ये कहाँ के हैं दोनों? इंडोनेशिया। ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते कि कोरियन ओपन है वो जीता किसने है। ठीक है, और डिफिकल्ट बनाए तो हराया किसको है। ठीक है, और डिफिकल्ट बनाए तो इनके कंट्री पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब देख लिया हमने। नेक्स्ट, रूल 267, नियम 267 संसद में अभी चर्चा में रहा है, तो किससे रिलेटेड है? अभी आपको पता है कि मणिपुर के अंदर हालात है वो कंट्रोल में नहीं है, तो उस मामले को डिस्कस करने के लिए संसद में अभी ये मामला उठाया गया विपक्ष के द्वारा, ओपोजिशन के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के अंदर। कहां पे? राज्यसभा के अंदर। तो रूल 267 के तहत क्या है कि राज्यसभा के अंदर लिस्टेड होते हैं कि ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ये मुद्दे डिस्कस करेंगे। रूल 267 के तहत क्या है कि एमपीज हैं वो लिखित में चेयरमैन को और ये देते हैं कि ये सब मुद्दे आज डिस्कस नहीं करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा वो डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने रखा कि मणिपुर का इश्यू है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं अपने क्या है। पहला ऑप्शन है एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग, संसदीय बैठक का स्थगन। दूसरा है अनुपस्थिति से रिलेटेड। तीसरा है सस्पेंशन ऑफ रूल, नियमों का निलंबन। चौथा डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? नियमों का निलंबन। ठीक है, नियमों का निलंबन, नियम 267। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही ब्लैक सी ग्रैंड डील, ब्लैक सी ग्रैंड डील की दलाली यानी ब्रोकर किसने किया? ठीक है, तो मैं बता दूं एक बार 2-3 बातें। ब्लैक सी ग्रैंड डील, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है काफी टाइम से। ठीक है, यहीं पे क्रीमिया और ब्लैक सी है। ठीक है, जहां से रशिया का भी और यूक्रेन का भी जो सी के थ्रू जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो यहीं से होती है, ब्लैक सी से। तो रशिया ने क्या किया? यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करके और इनकी जो सप्लाई चेन है, शिपमेंट है, वो रोक दी थी। हालांकि यूक्रेन है वो व्हीट है, ठीक है, कॉर्न है, इन सब का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन रोक दी, तो विश्व के अंदर है वो खाद्य संकट उत्पन्न होने की आशंका थी और कुछ सिचुएशन देखी भी गई थी। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन को फिर से शुरू करवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने दोनों ने मिलके, रशिया और यूक्रेन, चार ये हो गए, इन चारों ने मिलके ये डील साइन की कि रशिया है वो शिपमेंट यहां से आने देगा, इनका एक्सपोर्ट होने देगा, सप्लाई चेन को वापस दुरुस्त होने देगा। ठीक है, लेकिन रिसेंटली न्यूज में क्या होती है, क्योंकि रशिया ने कहा कि ब्लैक सी ग्रैंड डील से मैं वापस हट रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब साथ ही में आपको और क्या क्या चेक करना है? रशिया, यूक्रेन, ब्लैक सी, इनकी बॉर्डरीज कंट्रीज कौन कौन सी हैं? क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बाल्टिक सी है, उनके चारों तरफ कौन कौन से देश लगते हैं। यूक्रेन है, यूक्रेन की बाउंड्री किस किस देश से लगती है, और रशिया की किस किस से लगती है। तो ये आपको चेक करना है। और क्या चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं वो न्यूज में रहे थे, कौन कौन से पोर्ट्स हैं वो न्यूज में रहे थे। तो ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो सहारा ग्रुप का फ्रॉड आपको पता ही है। ठीक है, उसके तहत गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि हम रिफंड देना स्टार्ट करेंगे। और रिफंड कितना होगा? पहला पेमेंट 10,000 तक, अप टू 10,000 है वो पहला पेमेंट किया जाएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसमें सही आंसर क्या है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, सहकारी मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब? परमाणु बम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी आपको पता होगा कि एक मूवी आई है ओपन हाइमर। ठीक है, किसकी है मूवी? क्रिस्टोफर नॉलन। ठीक है, इनकी एक मूवी आई है ओपन हाइमर। तो इसका खूब क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर
गीता को लेके, गीता से रिलेटेड कुछ इश्यू है इस मूवी के अंदर, तो उसको लेके इंडिया के अंदर खूब क्रिटिसिज्म हो रहा है, गवर्नमेंट भी एक्टिव है इसके अंदर, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है। और ये किसके ऊपर है? जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था जिन्होंने, जेबी ओपनहाइमर, इसका सही आंसर क्या है? जेपी ओपनहाइमर, इनकी जीवनी के ऊपर ये बेस्ड मूवी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम के जनक कौन है? जेबी ओपनहाइमर, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक कौन तैयार करता है? अभी रिसेंटली ये प्रिपेयर किया गया है, इसके तहत डेटा है, तो ये कौन तैयार करता है? ऑप्शन देखते हैं, नीति आयोग, सीएसओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? नीति आयोग। क्या है इसका? नीति आयोग। इसके बारे में 2-4 बातें और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज देखी जाती है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें स्टेट्स को और यूटीज को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज देखी जाती है? तो इसमें 4 मोटी मोटी चीजें देखी जाती हैं। पहला, पॉलिसी, कि उस राज्य ने या स्टेट ने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कोई पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई। दूसरा क्या है कि वहां का बिजनेस इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है वहां पे। तीसरी चीज क्या देखी जाती है? एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है वहां का। चौथी चीज क्या देखी जाती है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है। ये 4 चीज देखी जाती है और उसके आधार पर स्टेट्स और यूटीज को इसमें इंडेक्स जारी किया जाता है। उन चारों के क्या क्या है? पॉलिसी है या नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है वहां का, वातावरण कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है वहां का, और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, कि कितने चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी क्वांटिटी के अंदर करते हैं, कितने देशों के अंदर करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो इसके तहत जो ओवरऑल कैटेगरी है, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी के तहत इसमें किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। किसने टॉप किया? तमिलनाडु ने, ठीक है। हिमालयन रीजन की या हिली रीजन की बात करें तो उसके अंदर किसने टॉप किया है? उत्तराखंड ने, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और लैंडलॉक्ड की बात करें, ठीक है, लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर हरियाणा ने टॉप किया है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद यूपी, ऐसे करते करते राजस्थान, राजस्थान की कौन सी रैंक है? 6th, राजस्थान की कौन सी रैंक है? 6ठी रैंक है, 6th रैंक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो अभी नीति आयोग ने जारी किया है उसके अंदर राजस्थान की कौन सी रैंक है? तो राजस्थान की कौन सी रैंक है? 6th, ये ध्यान में रखिएगा। कितने इसके अंदर पैरामीटर्स हैं? 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने। हिल स्टेट्स में किसने किया है? यूके ने। लैंडलॉक में हरियाणा ने। और राजस्थान की कौन सी रैंक है? 6th रैंक है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कुछ कमिटियां हैं जो पिछले इस जो गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर कुछ कमिटियां हैं वो न्यूज में रही हैं, तो वो कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति हेतु एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है खेमराज चौधरी, दूसरा एमएल कुमावत, राम लुबाया या फिर डीके माथुर। तो अगर आप दिल्ली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है? खेमराज चौधरी। खेमराज चौधरी जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति है उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। खेमराज चौधरी कमेटी। एमएल कुमावत कमेटी आपको ध्यान में होगा, किससे रिलेटेड है? रिक्रूटमेंट की जो भर्तियां होती हैं, रिक्रूटमेंट होता है, उनके अंदर कोई विसंगति ना हो, उनको फेयर तरीके से करवाया जाए और टाइमली मैनर के अंदर करवाया जाए। तो उसके लिए कौन सी कमेटी थी? एमएल कुमावत कमेटी, ठीक है। राम लुबाया कमेटी, ये तो सबको पता होगा कि अभी 19 नए जिले बनाए गए और 3 संभाग बनाए गए। तो वो किस कमेटी के आधार पर? तो वो कौन सी कमेटी थी? राम लुबाया कमेटी। ये न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। कितने जिले बनाए गए हैं? 19।
19 जिले बनाए गए और 3 संभाग। ठीक है, तो ये तीनों कमेटियां न्यूज में थी और आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन सीमा। ऑपरेशन सीमा किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला अगेंस्ट इंटॉक्सिकेशन, नशे के विरुद्ध। दूसरा बीएसएफ से रिलेटेड है। तीसरा फॉरेस्टेशन, वनारोपण से। चौथा बाउंड्री डिमार्केशन इन न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए जिलों में सीमा निर्धारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नशे के विरुद्ध। नशे के विरुद्ध जो श्री गंगानगर जिला प्रशासन है, श्री गंगानगर जिला प्रशासन, ठीक है, उनकी ये पहल है ऑपरेशन सीमा, नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? गांव से 100 लोगों को, युवा जो होंगे 100 यूथ लीडर, ठीक है, यूथ लीडर, इनको सेलेक्ट किया जाएगा और नाटक के थ्रू, ठीक है, गांवों के अंदर या स्कूल के अंदर नाटक के थ्रू लोगों को, युवाओं को स्पेशली अवेयर किया जाएगा। किसके विरुद्ध? नशे के विरुद्ध। किसकी स्कीम है? श्री गंगानगर जिला प्रशासन की। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन बालोतरा, नवलगढ़, बीकानेर या फिर जोबनेर। तो इसका सही आंसर क्या है? जोबनेर। सही आंसर क्या है? जोबनेर। कई बार ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन में वो भी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये कहां पे है? जोबनेर में। जोबनेर, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे स्थित है? ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके लिए अभी गवर्नमेंट है, इस सेशन जो चल रहा है गवर्नमेंट का विधानसभा सेशन, उसके अंदर इसके लिए एक्ट लेके आई है, इसलिए ये न्यूज में है। और वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे है? जोधपुर के अंदर, और इसके लिए एक्ट भी बन गया अभी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक लाया गया है। इसके अनुसार राज्य मेला प्राधिकरण बनाया जाएगा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन एक्ट से, बिल से नहीं पूछा, उसके तहत ये बनाया जाएगा, इससे भी नहीं पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि हम एक्ट को पढ़ लेते हैं, डीप में नहीं पढ़ते। तो डीप में क्वेश्चन पूछा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर या फिर जयपुर। तो राज्य मेला प्राधिकरण है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर में। अब इसके बाद प्राधिकरण के बारे में 2-4 चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, राज्यों में मेलों के व्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण विधेयक। अभी आपको ध्यान में होगा कि कुछ समय पहले खाटू श्याम जी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो ऐसी इंसिडेंट आगे ना हो, सुरक्षित मेलों का आयोजन हो। ठीक है, आम जनता को सुरक्षित महसूस हो। ठीक है, प्रबंधन अच्छा हो मेलों का। ठीक है, और उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी जाए। इन सब के लिए ये प्राधिकरण विधेयक लाया गया था, जो 19 जुलाई को, कब? 19 जुलाई 2023। कई बार ये डेट भी पूछ लेते हैं, ये एक्ट कब बना, कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 19 जुलाई 2023। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो मेलों का सुरक्षित आयोजन हो, ठीक है, दूसरा सुव्यवस्थित प्रबंधन हो, और तीसरा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ठीक है, 3 चीजें, सुरक्षित आयोजन, सुव्यवस्थित प्रबंधन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, इसके तहत क्या क्या होगा? सभी जिलों और सभी विभागों से संबंधित मेलों के प्रस्तावित प्राधिकरण के तहत आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा। इसके माध्यम से मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, परिवहन आदि ठहरने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। हादसे घटित नहीं होंगे अगर ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। तो जिला मेला समिति मेले के आयोजन के लिए आवेदन 7 दिन के अंदर निर्णय लेगी उसके अंदर। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द, माहौल, प्रेम, सद्भावना को बनाए रखने और संस्कृति संरक्षण के लिए विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कब पारित हुआ था? 19 जुलाई 2023 को। ठीक है,
नेक्स्ट, पर्यटन विभाग का आदि महोत्सव हर वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? आदि महोत्सव, इसमें दो तीन चीजें, आदि महोत्सव कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। क्या हर वर्ष करवाता है? जी हाँ, हर वर्ष करवाता है। तो ये आयोजित कहाँ होता है? वन लाइनर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर। उदयपुर। इसमें कब करवाया जाता है? ये क्वेश्चन हो रहा है, कब करवाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को। 15 नवंबर को कब करवाया जाता है? 15 नवंबर को। आदि महोत्सव 15 नवंबर हर साल उदयपुर के अंदर, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, देश का कौन सा राज्य न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है? न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपको सबको ही पता है, कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान। इसके लिए एक्ट लाया गया है। वो एक्ट कब पास हुआ? 21 जुलाई को, 21 जुलाई 2023। तो एग्जाम में ये पूछ लें कि वो एक्ट कब बना, तो कब बना? 21 जुलाई 2023 को। अब एक्ट के बारे में दो चार बातें हैं वो देख लेते हैं। तो ये आपको दिख ही रहा है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, और ये 21 जुलाई को पारित हो गया। ठीक है। इसके तहत क्या क्या है? इसको संवैधानिक प्रावधान दे गए हैं, लीगल। इसके तहत तीन चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पहली। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दूसरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तीसरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तीन चीजें, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सामाजिक सुरक्षा। इसके तहत क्या होगा? न्यूनतम आय की गारंटी के पात्र परिवारों को शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत 125 दिन का, और ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्कीम के तहत 125 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। इन दोनों स्कीम के तहत 125 दिन का, कितने दिन का? 125 दिन का। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, कितने दिन का? 125 दिन का। दूसरा, वृद्धावस्था में विशेष योग्यजन, विधवा या फिर महिला, इन पात्र व्यक्तियों को न्यूनतम आय की गारंटी दे होगी। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इनके लिए। ठीक है। परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत रोजगार के लिए आवेदन 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। आवेदन के 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अगर ये नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ते हैं वो, उसका अधिकार होगा। ठीक है। और जो पेंशन राशि है, पेंशन राशि 1000 रुपए जो मिनिमम है, इसके अंदर 15% वार्षिक वृद्धि है वो दी जाएगी। 15% वार्षिक वृद्धि, 1000 है। ठीक है। 1000 के अंदर 15% वार्षिक वृद्धि, जो 2 बार होगी, जुलाई में 5% और जनवरी के अंदर 10%। ठीक है। तो आप ध्यान रखना। इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड भी गठित किया जाएगा। ठीक है। सलाहकार बोर्ड किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव की। बोर्ड कानून के नियमों आदि की नियमित मॉनिटरिंग और उन पर पुनर्विचार भी करेगा, क्योंकि स्कीम बना तो देते हैं, एक्ट बना तो देते हैं, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो ये जो सलाहकार बोर्ड है ये काम भी करेगा। सलाहकार बोर्ड में सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। और इससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विशेष व्यवस्था है वो भी की जाएगी। ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी इसके तहत होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राजस्थान विरासत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? जयपुर। जयपुर के अंदर जो पुरानी विधानसभा है, वहां पे ये संग्रहालय बनाया जाएगा, राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम। ठीक है। जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में गिग वर्कर्स एक्ट, कौन सा एक्ट? गिग वर्कर्स एक्ट पारित करने वाला कौन सा राज्य है वो देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है। गिग वर्कर्स एक्ट कौन सा राज्य है वो पहला बना है? राजस्थान। ठीक है। अब इस एक्ट को देख लेते हैं। ठीक है। पहले तो ये देखते हैं गिग वर्कर्स होते क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे कंपनीज के अंदर ऑफिस जाते हैं डेली, टाइम होता है फिक्स टाइम, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी।
लेकिन गिग वर्कर्स वो होते हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं होता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कि मैं 2 घंटे के लिए काम करूंगा तो 2 घंटे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कुछ है, जैसे जोमेटो वाले हैं, ठीक है, ओला उबर वाले हैं, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, गिग वर्कर्स की कैटेगरी में। तो अभी लाखों के अंदर इनकी संख्या राजस्थान में पहुंच चुकी है, राजस्थान में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनकी संख्या काफी हो चुकी है। तो इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए राजस्थान पहला राज्य बन गया जिन्होंने इसके लिए एक्ट बनाया है, ठीक है। नाम क्या है इसका, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक, ठीक है, ये पारित हो चुका है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है, वेलफेयर बोर्ड का। कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 200 करोड़ का फंड भी, ठीक है, कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। और इसमें 2-4 बातें हो रहे हैं, बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, हर गिग वर्कर को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, हर गिग वर्कर को इस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होगा। और बोर्ड बनाया जाएगा 6 माह में एक बैठक जरूर करनी होगी, ठीक है। शिकायतों का समय पर निवारण होगा, ठीक है। इसके लिए कल्याण निधि जो कितनी है, 200 करोड़, ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने करोड़ की है, 200 करोड़ की। और सभी जो रजिस्टर करवाएंगे गिग वर्कर्स उनको एक पहचान की यूनिक आईडी दी जाएगी, यूनिक आईडी, ठीक है, यूनिक आईडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। अब इन सारे एक्ट्स हैं कि ये कहाँ मिलेंगे, तो एक तो ये वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो, दूसरा सूजस पब्लिकेशन है, सूजस पब्लिकेशन जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रकाशन है सूजस, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय के तहत 12वां अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है, 12th इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव, टूरिज्म मिनिस्ट्री का अभी रिसेंटली कहां हुआ है। तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसका सही आंसर है जोधपुर, सही आंसर क्या है, जोधपुर। और जोधपुर के अंदर ही G20 की जो एम्प्लॉयमेंट को लेके जो मीटिंग हुई थी, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो मीटिंग हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, जोधपुर के अंदर, G20 की, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए तो आज के क्वेश्चन देखें। थैंक यू, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।